सवाल ये उठता है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर कोई मामला दर्ज होता है तो वो किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता साहब। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है, किस तरीके से मामले दर्ज होते हैं और किस तरीके से मामले आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनको अधिकार है कि कोई भी उनके पास अगर या तो कंप्लेंट आती है या इन्फॉर्मेशन आती है तो वो एक अपने आप ही रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी वो तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर उनको ये भी अधिकार है किसी भी व्यक्ति को जो कंसर्न्ड हो उसको बुला सकते हैं नोटिस देकर, और उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो पेश हो और उनके सामने सही बयान दे। अगर वो पेश नहीं होगा तो भी उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, अगर गलत बयान दे तो भी एक्शन हो सकता है। और उसके बाद अगर उनको लगता है कि केस बनता है तो रेगुलर वो अपनी इंटरनल केस रजिस्टर करके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं और उनको अरेस्ट का भी अधिकार है, पर नॉर्मली वो बिगर अरेस्ट कर इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लेंट फाइल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पर ये सारा केस होता है। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोई भी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर कोई पी रजिस्टर करता है, शुरुआती मामला दर्ज करता है, तो क्या उसके बाद में जो भी लोग आरोपी होते हैं उनको बुलाना जरूरी होता है, उनसे तो तफ्तीश करना जरूरी होता है? देखिए, जरूरी तो उसकी अपनी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लेनेशन लेना है तो उनसे एक्सप्लेनेशन लिए बगैर अगर वो तफ्तीश करता है तो वो पूरी तफ्तीश तो मानी नहीं जाएगी, इसलिए कंपलसरी नहीं है, पर ये उसकी जिम्मेवारी है कि सही तफ्तीश करे और उनसे जानकारी जो लेगा तो उनको बुलाना जरूरी है, चाहे वो आरोपी हैं, चाहे गवाह हैं या सस्पेक्ट हैं। तो मैं समझता हूं कि वो उसके अपने डोमेन के अंदर है कि किस किस को बुलाए, पर मैं ये समझता हूं जिसके खिलाफ आरोप है उसको तो जरूर बुलाएगा और उससे पूछेगा भाई आपका क्या कहना है। सर, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 3 और 4 भी इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्या कहते हैं ये सेक्शन और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सेक्शन 3 और 4 में उसके बाद एक एक्ट के अंदर शेड्यूल है, उसमें दिया हुआ कि कौन से अगर आप ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व करके आपने प्रोसीड ऑफ क्राइम लिया है उसके तहत वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एनडीपीएस है, मर्डर है, डकैती है, तो ऐसे उसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं, वाइल्ड लाइफ है, तो उनका तो लंबा क्लासिफिकेशन है। पर इतना ही मैं कहूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में नारकोटिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर कोई दोषी करार दिया जाएगा तो 3 साल की कम से कम सजा है और वो 7 साल तक हो सकती है, और अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम इन्वॉल्व होते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। और सर, ऐसे मामलों में क्या फेमा का भी वायलेशन का मामला बनता है? नहीं, फेमा इंडिपेंडेंट है अपने आप में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में तो जो प्रोसीड ऑफ मनी है वो इंडियन करेंसी हुई, अगर कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो वो फिर फेमा आएगा। फेमा के अंदर अब चूंकि कोई सजा का प्रावधान नहीं है, अगर ऑफिसर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि जुर्म किया है तो अगर आइडेंटिफाइबल अमाउंट है तो उसका 3 गुना वो फाइन कर सकता है, अगर आइडेंटिफाइबल अमाउंट नहीं है तो 2 लाख तक वो फाइन कर सकता है, अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो वो पर डे के हिसाब से 5000 भी फाइन कर सकता है, ऐसा प्रावधान।